कल हम लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़े थे। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? जब भी सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाता है। मिनिमम इम्पीडेंस, नेट रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस बोलते हैं हम लोग। मिनिमम रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस हो जाएगा सर्किट का, तब मैक्सिमम करंट फ्लो करता है और हमें क्या होगा? बढ़िया सिग्नल मिलता है। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल हम लोग को लिखना है आज। टीवी एंटीना, मोबाइल, ये सारे क्या होते हैं हमारे? उसके डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं कहाँ पे रेजोनेंस हम लोग यूज करते हैं। ठीक। पहले एक काम करो, पहले लिख लो। अब देखो, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? नाम से ही पता चल रहा है। ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे पावर हाफ हो जाए। ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे पावर हाफ हो जाए। और ये रेजोनेंस में ही है, रेजोनेंस के अंदर ही है ये चीज। जैसे रेजोनेंस का ग्राफ अगर याद हो, तो ग्राफ कुछ हमने ऐसा बनाया था। इस एक्सिस पे क्या था? करंट। और इस एक्सिस पे क्या था? फ्रीक्वेंसी। और कुछ बेल शेप ऐसा कुछ बना था ग्राफ। ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोला था? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। और मैं तुम्हें बताया था इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लेफ्ट और राइट में जो फ्रीक्वेंसीज हैं वहां पे करंट की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम होती है। ठीक है। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी सर? मैक्सिमम होगी, आई नॉट मान लेता हूं मैं। ठीक। अब पावर हाफ करने की बात कर रहा है। पावर आधा कब होगा? पावर आधा कब होगा? उसमें कितना करंट भेजूंगा कि पावर हाफ हो जाए? किसी भी सर्किट में मैं कितना करंट भेजूं कि पावर हाफ हो जाए? जब रेजिस्टेंस हमको पता हो। जब हमें रेजिस्टेंस पता होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है मिनिमम इंपीडेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। जब रेजिस्टेंस गिवन हो तो सर्किट में कितना करंट मैं भेजूं कि पावर हाफ हो जाए? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है कि नहीं? लिखना नहीं है इसको, सिर्फ समझो अभी। तो सर अगर मैं इस पावर को हाफ करना चाहता हूं, ये गिवन है, मींस कांस्टेंट है, इसको तुम नहीं छेड़ सकते हो। सर आई को मैं अगर आई बाई रूट टू कर दूं, इसका स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर बाई टू होगा। मतलब नया पावर पी डैश क्या हो जाएगा? पी बाई टू हो जाएगा कि नहीं? मीन्स अगर मैं करंट आई बाई रूट टू भेजता हूं, या मैं अगर आई बाई रूट टू कोई आई नॉट बाई रूट टू है, किसी को आई आर एम एस बोलते हैं कि नहीं हम लोग? आई नॉट बाई रूट टू कोई आई आर एम एस भेजते हैं, बोला जाता है। तो सर अगर मैं किसी भी रेजोनेंट कंडीशन वाले सर्किट में आई नॉट बाई रूट टू करंट अगर भेजता हूं, है ना, तो उस समय जो पावर जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, आधा पावर हो जाएगा। इसी को बोला जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी पर? सपोज करो यहां पर कहीं पर है आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट से छोटा होगा। सपोज करो यहां पर है आई नॉट बाई रूट टू, जिसको हम लोग आई आर एम एस भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी, सपोज करो ओमेगा वन है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मान लेता हूं मैं ओमेगा टू है। क्योंकि यहां पर भी आई नॉट बाई रूट टू वैल्यू है और यहां पर भी वैल्यू क्या है? आई नॉट बाई रूट टू है। बट फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं कि नहीं है? तो ओमेगा वन ओमेगा टू मैं मान लेता हूं ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहां पर हमने अचीव किया है करंट आई नॉट बाई रूट टू, जिसको हम लोग आई आर एम एस भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम देते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ही नाम होता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे पावर हाफ हो जाए, ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पे पावर हाफ हो जाए। डायरेक्टली मैं पावर को हाफ नहीं कर सकता, मैं करंट को क्या कर देता हूं? आई नॉट बाई रूट टू बना देता हूं। और आई नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई नॉट स्क्वायर बाई आर, आर बाई टू। और आई नॉट आर को हम लोग क्या बोलते हैं? आई स्क्वायर आर को हम लोग पी बोलते हैं, पी बाई टू। मतलब पावर कितना हो गया? हाफ हो गया। तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पावर हाफ हो जाए उसी को बोला जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में लिखा गया, बहुवचन में। क्यों? क्योंकि दो फ्रीक्वेंसी होते हैं, सिमेट्रिकल बनता है ग्राफ, बेल शेप का सिमेट्रिकल बनता है। तो जितना फ्रीक्वेंसी इधर होगा उतना ही इससे दूर ओमेगा टू बनेगा। सपोज ओमेगा वन से 10 पीछे है ये, तो 10 आगे बनेगा, सिमेट्रिकल होता है। सही है ना?
बात समझ में आ रही है? मान लो ये 20 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 20 30। ठीक, अभी न्यूमेरिकल किया जाएगा, पहले लिख लो कुछ। अब बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब देखो क्या होता है, यहां से हाफ पावर से लेकर के इस हाफ पावर के बीच में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इनके डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंडविड्थ का मतलब देखो क्या होता है, अमाउंट ऑफ सिग्नल सेंट, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि कितना सिग्नल सेंट किया जा रहा है, कितना सिग्नल भेजा जा रहा है, इसी को बैंडविड्थ बोला जाता है। कितना सिग्नल भेजा जा रहा है। जैसे मान लो एक कंप्यूटर से, कंप्यूटर वगैरह में ज़्यादातर यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन हम लोग भेजते हैं, तो वही कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कितने भेजे गए हैं, इसी को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। उस रेंज के बीच में जितना भी सिग्नल भेजा गया है। अभी वही एग्जांपल बताया मैंने कि रेडियो सिग्नल पे, रेडियो 91.1 एफएम है, अगर मान लो 91.1 हर्ट्ज पे चलता है हमारा, मान लेते हैं अगर, तो 90 पर भी चलेगा वो, ऐसी बात नहीं है कि 90 पे आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आती है। 89.9 पे आवाज़ आएगी, वो भी क्लियर नहीं आएगा। 91.2 पे भी आवाज़ आएगी, लेकिन क्लियर आवाज़ नहीं आती है। मोबाइल में सबके एफएम दिया गया होगा, पुराने जो मोबाइल आते थे, जिसमें भी वो लगता होगा ईयरफोन, वायर्ड ईयरफोन लगता होगा। जिस भी फोन में वायर्ड ईयरफोन लगता होगा, उसमें एक एप्लीकेशन होगा एफएम करके, उसको जाके घर पे ऑन कर लेना। अपने यहाँ भी केसरी है एफएम, अपने यहाँ देवरिया का एफएम केसरी है। ठीक है, वो 91 पॉइंट या 90 पे चलता है शायद। तो उसको जब तुम स्विच करोगे, एक सिग्नल पे प्रॉपर आवाज आएगी एकदम क्लियर, लेकिन जरा सा इधर हो गए, जरा सा इधर हो गए, सिग्नल को अगर आगे पीछे करते हो, आवाज आएगी, ऐसा नहीं है आवाज नहीं आएगी, लेकिन क्लियर आवाज नहीं आती है। तो जहां से आवाज सुनाई दे, जहां तक सुनाई दे, वही हमारा क्या है? बैंडविड्थ है, फ्रीक्वेंसी के बीच का गैप। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बीटा से, बीटा या डेल्टा एफ से। देयरफॉर बीटा और डेल्टा एफ क्या हो जाएगा? F1 F2 माइनस F1। अगर ये फ्रीक्वेंसी हमारी F2 है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लेता हूँ, हर्ट्ज के टर्म्स में लेता हूँ, तो ये F2 हो जाएगा और ये F1 हो जाएगा। तो इन दोनों का गैप F2 माइनस F1 को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। और ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ सिग्नल सेंट बिटवीन टू डिवाइसेज। ठीक है, सैटेलाइट से हमारे रेडियो में, मोबाइल फोन में जो सिग्नल आता है, उसी के गैप को, जब तक सिग्नल पकड़ रहा हो, समझ आ रही बात? तो उसी के गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। कोई भी डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेज हैं, अगर इस बैंडविड्थ के अंडर होंगी, इसी के रेंज में होंगी, तभी वो काम करेगा, वरना काम नहीं करने वाला, क्योंकि आउट ऑफ सिग्नल हो जाएगा तब। इस बैंडविड्थ के अंडर में अगर डिवाइस है, उसका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, तभी डिवाइस काम करेगा, वरना डिवाइस काम नहीं करने वाला है। जैसे मोबाइल में भी तुम देखते होगे, कहीं कहीं जगह पे पूरा सिग्नल होता है, और जैसे तुम दूर जाते रहो रिमोट एरियाज में, वहां पे सिग्नल कम होने लग रहा है, इसका मतलब तुम उसकी रेंज से बाहर चले गए हो। वही रेंज है ये, वो उसी रेंज को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, जब तक सिग्नल पकड़ रहा है, मतलब तुम बैंडविड्थ में हो, उसके रेंज में हो, और सिग्नल पकड़ना बंद कर गया, इसका मतलब तुम रेंज से बाहर जा चुके हो। उसी रेंज को हम लोग टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को क्या आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू लिखा हम लोगों ने, सही है? इसी इक्वेशन को लेके चल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू माना गया है, सही है? इस पर्टिकुलर पे जो करंट जा रहा है, उसको मैंने आई आर एम एस बोला है भी वो आई नॉट बाई रूट टू आई आर एम एस ही होता है। अब इसकी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ? वोल्टेज को लिख रहा हूँ, वोल्टेज को लिखा जा रहा है। और आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है कि नहीं? आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। अब मैं वही चीज यहां पे लिख रहा हूं, तो आई आर एम एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? ई आर एम एस अपॉन में, क्या ये आई आर एम एस, ध्यान से सुनना इस चीज को, गलती नहीं होना चाहिए, ये आई आर एम एस जो है, इस जगह का करंट है कि नहीं है? तो इस जगह पे क्या एक्सएल एक्ससी जीरो हुआ होगा? एक्सएल एक्ससी बराबर हुआ है? एक्सएल एक्ससी यहां पर बराबर होता है मैक्सिमम करंट पे। क्या यहाँ पे एक्सएल एक्ससी की वैल्यू बराबर हुई होगी? नहीं, यहाँ पे बराबर होती है। तो नेट रेजिस्टेंस में क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, सही है, इक्वल्स टू
अब आई नॉट का मतलब यहाँ का करंट है कि नहीं है, यहाँ का करंट है, समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आई नॉट का मतलब यहाँ करंट है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल बराबर एक्सी होता है, तो इस फॉर्मूले में अगर मैं रखूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और रूट टू पहले से बैठा हुआ है, और यहाँ पे भी ई आर एम एस लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि वोल्टेज को मैं ई आर एम एस लेकर के ही चल रहा हूँ, वोल्टेज एक ही लेके चल रहा हूँ मैं, ई आर एम एस की वैल्यू, या ई नॉट भी तुम लिख सकते हो। अगर मैक्सिमम वैल्यू लेके चल लो तो ई नॉट लिख दो। मैं एक जनरल आर एम एस वैल्यू लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि आर एम एस को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से आरएमएस वैल्यू से आरएमएस वैल्यू कैंसिल, ये समझ में आया ना, ये यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा गया रूट टू आर, क्योंकि ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये कहाँ का लिखा है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लिखा गया है। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ये फॉर्मूला होता है करंट का। ये इसको आई नॉट आई आर एम एस मैक्सिमम और आरएमएस मत समझो, एक नॉमेनक्लेचर दिया गया है, सिर्फ ऐसा समझो कि नॉमेनक्लेचर दिया गया है। आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम करंट यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ बाई आर होगा, और यहाँ पर एक्सएल एक्सी बराबर नहीं होने की वजह से रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा। सेम वोल्टेज मैंने मान के गया है, सेम वोल्टेज मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तुम चाहो तो सिर्फ ई और ई लिख सकते हो, आरएमएस मत लिखो। मैं सेम वोल्टेज मान के चल रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई तो सेम किया गया इसके अंदर, ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज आएगा। जब इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। चलो आगे देखो यहाँ पे, तो ई आर एम एस अपॉन में इसको ऐसे लिखा गया है, ई आर एम एस बाई रूट आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, अच्छा स्क्वायर रूट ले लिया ना हम लोग, ठीक है। एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो घटेगा तो कितना जाएगा, टू, टू गायब हो गया, अब कितना बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा कि नहीं, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। अगेन क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब स्क्वायर रूट लोगे जब तुम तो क्या बच जाएगा, अच्छा स्क्वायरिंग किए थे ना तो यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा, अब आएगा स्क्वायर रूट लोगे तो क्या जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। अब एक बार पहले यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है ओमेगा एल, और इसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। देयरफॉर एक बार क्या होगा, प्लस आर आएगा, एंड एक बार क्या होगा, माइनस आर आएगा। एक बार प्लस आर, एक बार माइनस आर, नोट करो इधर का मिटाया जाए। अब एट ओमेगा वन, एट ओमेगा वन इधर वाला पॉइंट था, वैल्यू जब पुट करेंगे क्या होगा, ओमेगा वन एल माइनस वन बाई ओमेगा वन सी इज इक्वल टू माइनस आर, ये वाला इक्वेशन लिया मैंने, ठीक है, माइनस की तरफ आएगा, पहले इक्वेशन पुट किया। एट ओमेगा टू, देखो दो वैल्यू इसीलिए आ रही है क्योंकि दो पॉइंट्स थे हमारे, दो पॉइंट्स थे इसीलिए दो वैल्यू जा रही हैं। ओमेगा टू पे क्या होगा, ओमेगा टू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का आर, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर वन, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर टू। ऑन एडिंग बोथ, दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों को जब ऐड किया जाएगा, ऑन एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एक बार ऐड कर लेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि दो इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, यहां से किसी एक की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर लो। जब दोनों को जोड़ूंगा ध्यान से देखना, एल एल कॉमन है तो क्या हो जाएगा, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू एल हो जाएगा। माइनस को कॉमन ले रहा हूं मैं और वन बाई सी को कॉमन ले रहा हूं मैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, वन बाई ओमेगा वन प्लस वन बाई ओमेगा टू इंटू सी बचेगा, और इज इक्वल टू इधर कितना हो गया, माइनस आर प्लस आर जीरो हो जाएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू क्या हो गया, वन बाई सी, माइनस एलसीएम लो, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू अपॉन में ओमेगा वन ओमेगा टू इंटू वन बाई सी इज इक्वल्स टू जीरो। कोई दिक्कत, यहां से देखो ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या ले सकते हैं, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू कॉमन लिया जाए, ले लेना, कॉमन ले लिया इसको,
और साथ में एलसीएम भी ले रहा हूं, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एल इंटू सी आएगा कि नहीं आएगा, माइनस ये कॉमन जा चुका है बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 अपॉन में एलसीएम ओमेगा 1 ओमेगा 2 इंटू सी इज इक्वल्स टू 0। बाबू ये भी उधर जाके 0 हो जाएगा, ये भी उधर जाके 0 हो जाएगा, तो बचा क्या सिर्फ अपने पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 एल सी -1 इज इक्वल टू 0। ये 1 उधर गया, ये नीचे जाएगा, इसको नीचे भेज दो, तो यहाँ से क्या बचेगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 उधर गया तो प्लस का 1, और ये मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाएगा तो डिवीजन बनेगा। ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू एलसीआई, इसको देख के किसी की याद आ रही है, इसको देख कर ये किसी की याद आ रही है क्या, ओमेगा आर, जब ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर होता था तो मैं इसको ओमेगा आर लिख सकता था, तो ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, जस्टिफाई भी हो रहा है हमारा, ठीक है, इसको कॉपी कर लें। अब क्या करना है हमको, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 चाहिए, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ध्यान से देखना, एल एल कॉमन है, तो क्या हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल लिखा जा सकता है, -1/c यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं, -1/c कॉमन ले लेता हूं मैं, क्या होगा 1/ओमेगा 2 -1/ओमेगा 1 होगा कि नहीं, माइनस तो रहेगा ही, 1/ओमेगा 2 -1/ओमेगा 1, याद रखना 2 में से 1 को घटाया जा रहा है, और r माइनस माइनस आर कितना हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, तो r माइनस माइनस आर तो प्लस हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत, सिंप्लीफाई करो अब इसको, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल -1/c, एलसीएम ले रहा हूं मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 2r, कोई दिक्कत, ओमेगा 1 ओमेगा 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन एल सी लिख सकता हूं कि नहीं, इसलिए इसको निकाला गया था, ओमेगा 1 ओमेगा 2 को 1 अपॉन एल सी लिखूंगा तो उछल करके जब ऊपर जाएगा तो एल सी ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको फ्रॉम इक्वेशन 3, इस इक्वेशन की मदद से मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल -1/c, और ये ब्रैकेट में रहेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, कोई दिक्कत, और 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 को मैं एल सी लिख सकता हूं कि नहीं, 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 को मैं एल सी लिख सकता हूं, तो डायरेक्टली मैं यहां लिख देता हूं एल सी इज इक्वल टू 2r, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, कॉमन लिया जाएगा किसको, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को, ध्यान से देखना यहाँ कॉमन ले रहा हूं, तो जैसे ही कॉमन लूंगा तो यहां से तो एल बचेगा, ये उल्टा कॉमन लिया गया है कि नहीं, देखो यहाँ क्या लिखा है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 लिखा गया है, जबकि मैं कॉमन क्या ले रहा हूं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो क्या माइनस भी बाहर जाएगा कि नहीं, माइनस जैसे बाहर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का साइन बचेगा, और ये L इज इक्वल टू 2r, और हमें सर यही निकालना था, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2l, तो 2r/2l कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा r/l, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आ गए, देयरफॉर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कितना आ गया, r/l, इसी को बैंडविड्थ बोला जाता है, ठीक है, और मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, 2πf लिख सकता हूं कि नहीं, 2πf2 2πf1, 2π कॉमन आ रहा है, कॉमन लेकर के उधर भेजा जा सकता है, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं 2πf2 माइनस 2πf1 इज इक्वल टू r/l, 2π कॉमन लिया जाएगा तो f2 माइनस f1 कितना आएगा 1 अपॉन 2π r/l, कोई दिक्कत, 1/2π r/l, दोनों बॉक्सेज में जो फॉर्मूले लिखे गए हैं उसको याद रखेंगे। क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, ये क्या बताता है हमारा, क्वालिटी फैक्टर बताता ये है कि सर कितना शार्पनेस है रेजोनेंस पे, क्योंकि हमको सबको पता है रेजोनेंस पे एकदम
मैक्सिमम करंट जाने वाला है, क्रिस्टल क्लियर आवाज आने वाली है, रेडियो का एग्जांपल लेते हैं तो यही बताता है कि कितना क्लियरिटी से आवाज आने वाली है, कितना क्लियर आवाज आने वाली है। सही है। इसी को हम लोग एक नया नाम बनाते हैं क्यू फैक्टर, जिसको क्वालिटी फैक्टर भी बोला जाता है। क्वालिटी को ये बताता है, ठीक है, रेजोनेंस पे जो क्वालिटी अचीव होगी ड्यू टू मैक्सिमम करंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू फैक्टर बोलते हैं। और एक चीज और लिखवाया गया है कि ये क्या करता है, मैक्सिमम एनर्जी को रिलेट करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कहीं पर भी स्टोर है, मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कितना डिसिपेट हो रहा है, कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है वहां पे। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर ये भी बताता है कि विद रिस्पेक्ट टू टोटल एनर्जी या पीक एनर्जी कितना एनर्जी का लॉस हुआ है वहां पे, इस चीज को ही बताता है। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, वोल्टेज अक्रॉस एल और सी अपॉन में अप्लाइड वोल्टेज। तो मैं एक एक करके दोनों को ले चल रहा हूं। क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या हो गया, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, वी एल अपॉन में वी आर लिखा जा सकता है कि नहीं। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, आई एक्सएल होता है कि नहीं, वी इज इक्वल टू आई आर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई इंटू आर लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्सएल बाई आर। और फर्दर भी इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा अभी। दूसरा डेफिनेशन क्या बोला, क्यू फैक्टर इज इक्वल टू वीसी बाई वी आर, वीसी बाई वी आर। तो वीसी क्या होता है, आई एक्स सी अपॉन में आई इंटू आर। अभी ओमेगा के टर्म में लिखा जाएगा इसको, ओमेगा के टर्म्स में भी लिखा जाएगा। तो यहां से क्या आ गया सर हमारा, एक्स सी बाई आर। एक्सएल को मैं ओमेगा के टर्म में क्या लिख सकता हूं, ओमेगा एल बाई आर लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये सारा केस रेजोनेंस पे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा केस रेजोनेंस पे ही हो रहा है ना। हाँ भाई, रेजोनेंस पे ही तो हो रहा है सारी चीजें। तो मैं ओमेगा न लिख करके क्या ओमेगा आर इंटू एल लिख दूं, कोई दिक्कत। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/ओमेगा आर सी इंटू आर लिखा जा सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। ओमेगा आर की वैल्यू क्या होती थी, ओमेगा आर की वैल्यू क्या होती है, 1/1 ओमेगा आर की वैल्यू क्या होती है, 1/√LC होती है। याद रखो यार, ये सब फॉर्मूला न्यूमेरिकल पूछा जाता है इस पे। तो मैं ओमेगा आर को ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। क्या पुट किया जाए, 1/√LC, 1/√LC और इंटू L/R, यही है। यहां पे जब वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा, 1/में ओमेगा आर 1/√LC है कि नहीं है, ये वैल्यू पुट होगी इंटू डिनोमिनेटर में क्या है, C इंटू आर है। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करा जाएगा। सबको मैं रूट के अंदर ला देता हूं, सबको ही मैं क्या कर रहा हूं, रूट के अंदर ला दे रहा हूं। रूट के अंदर लेकर क्या आऊंगा, तो ये बड़ा सा रूट बना देता हूं। एल अंदर आएगा तो क्या बनाएगा, एल स्क्वायर अपॉन में एल सी आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यही होगा। सिमिलरली ये रूट ऊपर चला जाएगा कि नहीं, ये रूट ऊपर चला जाएगा और रूट बना रहा हूं मैं, एल सी अपॉन में सी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहां से, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करो और बताओ क्या होगा सिंप्लीफाई करके। एल से एल कटा, सी से सी कटा, तो बचा कितना, यहां दिखाई देगा ना। 1/r² को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r, और रूट में क्या बचेगा, L/c। सर यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/r² को बाहर निकालूंगा तो 1/r रूट L/c। क्या दोनों जगह से सेम फॉर्मूला बना कि नहीं, इसीलिए बोला जाता है चाहे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल लो चाहे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी लो, दोनों से फॉर्मूला सेम बनता है। और बाबू न्यूमेरिकल आता है इस पे, एक नंबर में एमसीक्यू में पूछ लेगा तुमसे, क्वालिटी फैक्टर का या तो फॉर्मूला पूछ लेगा या सिंपल वैल्यूज दे देगा तुमको, इंडक्टेंस दे देगा, कैपेसिटेंस दे देगा और रेजिस्टेंस दे देगा, और बोलेगा क्वालिटी फैक्टर बताओ।
अब यहां से तो कुछ चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। जनरली जो होता है ना क्यू फैक्टर, लिखना नहीं अभी लिखवाऊंगा। जनरली जो होता है क्यू फैक्टर 10 टू 100 के बीच में होता है। जनरली जो क्यू फैक्टर होता है, क्वालिटी फैक्टर, वो 10 टू 100 के बीच में होगा। दूसरी चीज, अगर तुम अगर तुम रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाने लगूं तो क्या क्वालिटी फैक्टर कम होने लगेगा कि नहीं? क्वालिटी फैक्टर कम होने लगेगा। और अगर क्वालिटी फैक्टर कम हो रहा है, क्वालिटी फैक्टर अगर कम हो रहा है हमारा, तो मीन्स हमको बैंडविड्थ का गैप भी कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि पीकनेस जो है हमारी कम होती जा रही है। नहीं, पीकनेस जब कम होगी तो गैप ज्यादा मिलेगा, फिर हमको ज्यादा गैप मिलता है। ठीक है, याद रखना क्वालिटी फैक्टर जो होता है बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बैंडविड्थ के। ठीक है, जितना ज्यादा क्वालिटी को जितना ज्यादा मुझे अचीव करना होगा, अगर जहां क्वालिटी कम मिल रही होगी तो तुम क्या करोगे, ज्यादा रेंज तक चलोगे कि नहीं क्वालिटी ढूंढने के लिए, तो हमारा बैंडविड्थ बढ़ने लगता है। फिर वहां पे बैंडविड्थ क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लिखो इसको, यहां तक लिख लिया क्या?